इतनी जल्दी इस्तीफ़ों के मशवरे शायद इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी नौ मुंतखब हुकूमत को नहीं मिले। इन तमाम मामलात पर, पाकिस्तान के सियासी बहरान पर, और क्या इसका कोई हल निकल सकता है, निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, कौन उसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज न्यूज़ में ज्वाइन करें हैं बैरिस्टर अकील साहब। और बैरिस्टर अकील जो हैं वो तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत के। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शौकत बसरा साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, और शाहिदा रहमानी साहिबा हैं हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। गुफ्तगू का आगाज़ शौकत बसरा साहब से करेंगे। अपोजिशन को पहले जो है वो सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का मौका हमेशा मिलना चाहिए। और अपोजिशन आज गो जरदारी गो के नारों की गूंज में हमने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब हुआ। बसरा साहब, खिताब के ज़ाहिर के जुज़ियात आप तक भी पहुँच चुकी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत के इस खिताब को ख़ास तौर पर सियासी बहरान के हल के लिए किस तरीके से देख रही है? ईसा नकवी साहब, कौन सा सदर, कौन सा वजीर आजम, कौन सी वजीर आला, कौन सी हुकूमत, कौन सी असम्बलियां, एक पूरा जालसाजी का निज़ाम चल रहा है। ये वो लोग हैं जिनका आवाम से तल्लक ही नहीं है, आवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि इनको जो लाए हैं, जो एजेंडा दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे इस तरह सुना करते थे कि वो आते हैं। ये वही लोग हैं जिनके लंदन में जायदादें हैं, लंदन में पैसे हैं, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ कहाँ पे, मैं क्या क्या नाम लूं, क्योंकि ये तो अवाम ने इनको वोट ही नहीं डाला। अगर आप ये समझते हैं कि 17 सीटों के साथ वजीर आजम बन सकता है पाकिस्तान का, और इसी तरह 24 सीटों के साथ सदर बन सकता है पाकिस्तान का, और 36 सीटों के साथ जो हारी हुई हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर, इस तरह असम्बलियां चलानी है, निजाम चलाना है, तो क्या जरूरत थी? आपने 70-80 अरब रुपया कौम का जाया किया, और वो उस कौम का जिसका आज आप कर्ज उतारने के लिए जो सूद अदा करना है उसके लिए भी कर्ज ले रहे हैं। जो आपने कर्जे लिए हुए हैं उनका सूद उतारने के लिए कर्ज आप ले रहे हैं। आप उनके अंदर आप यहाँ पे बैठ के लुटो फुटो प्रोग्राम है। तो ये तो एक पूरा एजेंडा है, जिस एजेंडे के ताबे इनको लाया गया। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये अवाम के चूंकि नुमाइंदे नहीं है, ये इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, ये अमेरिका को अड्डे भी देंगे, ये इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात? मैं आपको, आपने ईसा नकवी साहब, अभी जो कुछ हुआ है, जब ईरान ने अटैक किया है तो बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई। जब आपको सेनेटर मुश्ताक अली साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जो ईरान का कंडक्ट था, उसके बाद इन लोगों ने यलगार कर दी, बजाय इसके कि हम लोग फलस्तीन के साथ खड़े हों, मजलूमों के साथ खड़े हों। आप हमारी हुकूमत का रवैया देखिए, क्योंकि ये हुकूमत है नहीं। बार बार मैं जो आपको कहना चाहता हूं, हुकूमत होती है अवाम से, जो भी आपने कहा, अवाम लोगों को जब इलेक्ट करती है, अवाम असेंबलियों के पीछे खड़ी होती है, अवाम की ताकत से हुकूमतें बनती हैं। और दूसरी बात, आज फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी इंतशार है, जो अफरा तफरी है, कल जावेद लतीफ का जो स्टेटमेंट है, वो मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी के तर्जमान और सबसे करीबी साथी समझे जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हमारी सबसे बड़ी एजेंसी के सिटिंग कर्नल के मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है, कहा क्या है कि एक स्मगलर, जो गोल्ड का स्मगलर है, जो माफिया है, उसने 90 करोड़ रुपया देकर 5 सीटों का सौदा किया है। आपका जो कमिश्नर, कितना बड़ा होता है पिंडी डिवीजन का, जहां पे ज्यादा हमारे स्टैब्लिशमेंट के लोग आबाद हैं, वो कहता है सारे का सारा लेके वहां पर रेग हुआ है। इसी तरह आप एमक्यूएम के बयान निकाल लें। आप मियां नवाज शरीफ वाला, खुद जावेद लतीफ कहता है, जब हम कहते हैं फलां हल्का खोलो, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ वाला हल्का खोल देते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ हारा हुआ है, जिसके मतलब कहते थे जिदू मियां आवेगा तो लग पता जावेगा, और वो मियां चला वहां से, कबूतर उड़ाया मीनारे पाकिस्तान, और फोटो लगा आकर ठेले वाले आटे पे। हमें बताया जाता था मियां जदू आवेगा एयरपोर्ट बनेंगे। अच्छा, बसरा साहब, मैं पहले सदर जरदारी से, ये सियासी मामलात, ये इसके ऊपर मैंने आना है, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। आप मेरे साथ ही रहिए। शाहिदा रहमानी साहिबा, सदर जरदारी साहब का जो खिताब है, आपके ख्याल में इनफ है जो उन्होंने कह दिया कि हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं? पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई बहरान सबसे संगीन है और तमाम मजीद बहरानों की जड़ भी है और उनको हवा भी दे रहा है, वो है सियासी बहरान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंटेन करती आई है गुज़श्ता 2 साल से कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। गाहे बगाहे हमने ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी के
स्टेटमेंट्स में भी देखा, सदर जरदारी के भी स्टेटमेंट्स में देखा, लेकिन आज जब पार्लियामेंट को डायरेक्शन देनी थी तो उस तरीके से वाज़े तौर पर ये हिदायत या ये गाइडलाइन मौजूद नहीं थी सदर जरदारी के खिताब में। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो बसरा साहब ने जिस तरह बात की है, मैं समझती हूँ कि शौकत बसरा बनाने वाले सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने इनको हर तरह से इज्जत और मुकाम दिया। मैं समझती हूँ अपनी मौसिनों को, इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरी बात रही कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक तारीख रकम की दूसरी मर्तबा एक आपने देखा कि पॉलिटिकल सदर आए और तरीके से और आईनी तरीके से सेकंड टाइम, और हमारे तमाम हाउसेस मुकम्मल हुए और आज पहला पार्लिमानी खिताब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहिमत के नासिब बादशाह कहलाते हैं। 2008 से 13 तक बीबी शहीद की रिकंसिलिएशन की पॉलिसी को लेकर चले और तमाम पार्टीज को वो लेकर चले। जिस तरीके से आपने देखा 2008 से 13 तक कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने ऑन बोर्ड रखा हुआ था और सियासी मुफाहिमत लेकर चले। और आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज भी कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हमें सियासी बहरान को खत्म करना होगा और मिलकर हमें चलना होगा। हम इंतशार और नफरत की सियासत को खत्म करना चाहते हैं और आज भी उन्होंने वाज़ी तौर पर ऐलान किया कि सियासी बहरान खत्म करना होगा। तो शहज़ाद साहब, आज क्या पाकिस्तान में सियासी कैदी मौजूद हैं, आप समझती हैं, या बिल्कुल खत्म हो गए हैं? कोई भी शख्स सियासी बुनियादों पर कैद नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने सियासी बहरानों से निकालने की बात की, और अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफत की, लेकिन अगर कोई 9 मई जैसे वाकयात के अंदर इन्वॉल्व है, अगर आप अपनी शौहदाओं की यादगारों पे हमला करें, आप अपने कौमी असासों को नुकसान पहुंचाए, तो जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई, उनके वर्कर्स के साथ हुई, उनके लीडर्स के साथ हुई, और हमने अदालतों को फेस किया। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक नाकर्दा गुनाह में अगर हैंग कर दिया तो हमने हमले नहीं किए, हमने फौजी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने शहदाओं की यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचाया। और आज भी हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई एलिगेशन लगता है, कोई गिरफ्तार होता है तो उसको अदालतों को फेस करें। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हमने हमेशा मुखालफत की और आज भी करते हैं। इंतखाबी जलसों में तकारीर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने भी सुनी होंगी, हमने भी सुनी है। उन्होंने कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो कोई भी खातून जो है वो पाबंदे सलासल नहीं होगी, और आपके वोट से हुकूमत आ गई है। आपके वोट से आने वाली हुकूमत में ये वाला वादा तो पूरा नहीं हुआ। देखिए, जो अगर इस तरह के किसी ने कानून को हाथ में लिया है और कानून के खिलाफ वर्जी की है तो वो तो केसेस को निपटेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी के ऊपर अगर झूठे मुकदमात हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी खवातीन के साथ वो ना हो जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, जो मरहुमा मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, या जो इससे हमारी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हुआ, कि आपने देखा कितने बेईमाना अंदाज से इलेक्शन कैंपेन में बिलावल किसकी बात कर रहे थे फिर कि कोई खातून कैदी नहीं होगी? यानी कि यकीनन वो किसी ना किसी की बात कर रहे होंगे। बता दीजिए कि कौन कौन उस वक्त से बाहर आ गए। देखिए, हमने ये कहा था हमारी हुकूमत होगी तो हमारी पॉलिसी होगी। इस वक्त ना तो हम कैबिनेट का हिस्सा हैं और ना ही हम हुकूमत के अंदर कैबिनेट में शामिल हैं, लेकिन जहां तक हो सका हमने आवाज उठाई है, उठाएंगे और उठाते रहेंगे। कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सदर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं होने देंगे। क्या पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत नहीं है, वो इसका हिस्सा नहीं है? देखिए, आपको मालूम है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा। अच्छा चलें, आई कम बैक टू यू बैरिस्टर अकील साहब। ये आपने सुन लिया, पीपल्स पार्टी जो है वो आप लोगों की हुकूमत, उनके वोट से आपके वज़ीर आज़म बने हैं, आपकी काबीना, आपके ओहदे, सब आपके झंडे, प्रोटोकॉल्स, एवरीथिंग इज़ बिकॉज पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को वोट दिया। अब यहाँ पर मसला ये है, पीपल्स पार्टी आपको ऑन नहीं कर रही, और आपकी जमात के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि वो जो इलेक्शन कैंपेन में किए हुए मंशूर थे, वादे थे, भूल जाएं, हुकूमत हमारी नहीं है, ये इत्तेहादी हुकूमत है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो आपने पीपल्स पार्टी की बात की, तो ये बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ओन नहीं करी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और ख़ाली पीपल्स पार्टी की वोटें नहीं थीं, इसमें MQM की भी वोट्स थीं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLQ भी इसमें शामिल है। तो हमारी ये इत्तेहादी जमातें हैं। जिस तरह आपने राना साहब की बात की, तो राना साहब के बयान को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 अक्सरियत होती तो फिर हमारी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो था और हमारी जो तरजीहात हैं वो ऑब्वियसली हमारे शायद इत्तेहादियों के साथ या उनके मैनिफेस्टो के साथ वो अलाइन नहीं करती। मैं कल भी इसी पे बात कर रहा था कि उनका कहने का मकसद शायद ये था या मतलब ये था कि हमारा मैनिफेस्टो दीगर इत्तेहादी जमातों के मैनिफेस्टो से अलाइन शायद ना करे और उनको एतराज़ात हों। तो जब आप इत्तेहादी होते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फुल फ्लेज उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे मैनिफेस्टो की है वो शायद पॉसिबल ना हो सके, जिस पे हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई। आपके मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे पीपल्स पार्टी आपको रोकेगी कि क्या महंगाई ख़त्म करने के मामले पे पीपल्स पार्टी कहेगी कि ना करो? क्या पीपल्स पार्टी बिजली के कीमतें कम करने पे आपको रोकेगी कि ना करो? क्या आवाम को रिलीफ देने पे रोकेगी कि ना दो? जो वादे आपने किए थे वो वादे अगर आप पूरे करेंगे, आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी को तो कोई एतराज़ नहीं होगा। तो फिर ये कहना, क्या ये मुनासिब बात है कि आपकी पंजाब सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पंजाब में है और उसी के सदर बैठकर ये बात कह दें कि यानी आवाम को मैसेज ये दे दिया जाए इलेक्शंस के तकरीबन 2 माह के बाद कि जागते रहना, साढ़े ते नहीं रहना? नहीं, ये बात नहीं है। जिस तरह आपने बात की ये बहुत बेसिक मैनिफेस्टो के पॉइंट्स थे। इसके आगे बहुत एक डिटेल्ड चीज़ें हैं जिसमें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी बात हुई, जिसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात हुई, उस पॉलिसी भी बात हुई और दीगर मतलब देखें ना, हर सियासी जमात के एक अपना एक नुक्ता नज़र होता है, एक अपनी उसका वोट बैंक जो है, उसका वोटर उसको वोट करता है। हमारा ऑब्वियसली जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि जी, अब ये तमाम जमातें कहती हैं कि जी हम महंगाई में कमी लेके आएंगे, हम बिजली की कीमतों में कमी लेके आएंगे, ये तो कॉमन एजेंडा है, ये कॉमन मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा दीगर अपनी तरजीहात पार्टीज़ की होती हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने करके भी दिखाया है अपने दौरा हुकूमत में, शायद सोशल वेलफेयर के ऊपर बात तो ऑब्वियसली उसमें पैसे थे। अब यहाँ पे मसला ये है कि किटी इज एम्प्टी, जो खजाना है, किटी भी भर रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक सियासी ग्रोह या एक सियासी जमात जो है उसको निशाना बनाए हुए है। आपने देखा कि अब तो डिसोन उन्होंने उनकी अपनी पार्टी ने खुद कर दिया। इनकी अपनी पार्टी के अरकान जो है वो टीवी पे आके या नेशनल फोरम्स पे जाके बैठ के वो बातें करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। मुल्क के अंदर अगर इस्तेहकाम आ रहा है सियासी और माशी, तो उससे इनको क्या तकलीफ है? ये मुआशी मामले पे मैंने टुवर्ड्स द एंड बात करनी है। मुझे ये बताएं, सदर जरदारी साहब ने जो आज कहा है कि हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की भी मैंने आपको बात सुनवा दी, वो भी कह रहे हैं कि जितना वो जानते हैं बड़े मियाँ साहब को, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, वो इमरान खान से बात करने के लिए तैयार है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत इस हवाले से, हमें याद है कि उन्होंने एक मरतबा कहा था मिसाके मईशत और बातचीत, एक ब्रॉडर रिकन्सिलिएशन की बात अक्सर उनकी गुफ्तगू में हमने सुनी है। क्या प्रैक्टिकली कोई स्टेप लेने के लिए तैयार है हुकूमत, या इस हवाले से कोई सोच विचार हो रही है? जी, अंडर डिस्कशन है और सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको वाज़े करता जाऊँ कि हमारी पार्टी के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक बहुत वज़ादार इंसान है। उन्होंने कभी इस बात पे ये नहीं कहा कि मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं या किसी के साथ बात नहीं करूंगा। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ भी मिसाके जमहूरियत हुआ था। अभी हमें मिसाके मईशत की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज सदर जरदारी साहब ने जो बात की, एड्रेस टू बोथ द हाउसेस, जो उन्होंने वहाँ पे बात की, तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हमें इस पोलराइजेशन से आगे निकलना होगा, हमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की तरफ जाना होगा, हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा और मिल बैठ के हमें इकॉनमी के ऊपर बात करनी होगी। हम सब तमाम सर जोड़ के बैठेंगे तो इकॉनमी किसी दुरुस्त सिम जा सकेगी। तो हम तो इत्तेहादी बैठे हुए हैं, अब हम इनको भी दावत देते हैं कि आएँ, मुल्क की खातिर जो है कोई इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, कोई इसमें मुस्बत बेहतरी लाने के लिए जो है हमारे साथ बैठे, अपना किरदार अदा करें। आए से मुराद ये है, बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है,
आपने बात बैरिस्टर गौहर से करनी है या अडयाला जेल का सफ़र तय करके वहां जाकर बात करनी? पहले तो ये डिसाइड करें कि इनकी अपनी पार्टी में लीडर कौन है, क्योंकि जितने इनके मेंबरान हैं वो ना तो इनके अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को मानते हैं, ना ही वो अपने जो चेयरमैन हैं उसको मानते हैं, और दूसरा चेयरमैन इनका अडयाला जेल बैठा हुआ है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये बात होगी किससे होगी। अच्छा, अब ऑब्वियसली एक कैदी से तो बात नहीं हो सकती ना, होगी पॉलिटिकल लोगों से बात होगी। ये ऐसा पॉइंट है, मुझे ब्रेक पे जाने दे, ब्रेक से वापस आएंगे, बस पूछेंगे कि उनकी पार्टी का बैरिस्टर साहब कहने में तो पता ही नहीं है लीडर कौन है और हमने बात किससे करनी है, और हम तैयार भी हैं बात करने के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है या नहीं है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शौकत बसरा साहब बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, मेरे साथ तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत के, बैरिस्टर अकील साहब वो बैठे हुए हैं, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं और इमरान खान के साथ बातचीत के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं है। और बैरिस्टर साहब तो ये भी पहचानना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी का लीडर कौन है। व्हाट्स योर टेक? अच्छा, इस नकवी साहब किन से बात करें? जिन्होंने इस पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दिया है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कमीशन खाना, दिहाड़ियां लगाना, और इन्होंने मफाहमत पता है किस नाम का बात का नाम रखा हुआ है, और डायलॉग किस नाम का किसका नाम रखा हुआ है? आए लुटो और फुटो, आए बैठते हैं, आप भी खाएं हम भी खाते हैं, दिहाड़ियां लगाएं, अवाम जाए बाढ़ में। अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी क्या हैसियत है? और दूसरा, हम किन से बात करें? इनसे बात करें जिनके पास ना कोई सियासी ना इखलाकी कोई कुव्वत ही नहीं है इनके साथ, ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं, तो किस तरह बात करें? और दूसरी बात, अभी आपने कहा अगर ये अवाम के नुमाइंदे अभी आप बात कर रहे हैं, तो आज पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर किसी ने भी डायलॉग करना है तो पाकिस्तान का एक ही लीडर है, और उसके लिए डायलॉग करना पड़ेगा कैदी नंबर 804 से। उसका रास्ता अडयाला जेल से होकर गुजरता है। हमारा लीडर एक ही है, और आपने देख लिया, आपने हर तरीका इख्तियार कर लिया, आपने पार्टी तोड़ ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी, आपने वहां पर सबके मुकदमात। इसके बावजूद लोगों ने क्या, जान अल्लाह दी वोट खान दा। तो इनके पल्ले तो है कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, मीर भी कितने सादा हैं, जिनके सबब हुए बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। इनसे मुज़ाकरत किस बात के करें, ये मुझे बताएं ना। इनके पास या तो अवामी ताकत हो, या इनके पास कानूनी ताकत हो, को आईनी ताकत हो। ताकत जहां पे है, डायलॉग तो हम वहीं पे करेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। जावेद लतीफ, मैं दोबारा कोट करता हूं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी तो हुकूमत है ही नहीं, हम तो लेना ही नहीं चाहते थे, हमें तो जबरदस्ती हुकूमत दे दी गई। किन्होंने दी? जिन्होंने अभी कहते हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि वजीर आला वो थे, वही मोहसिन नकवी वजीर दाखिला। आपका कौन है जनाब फाइनेंस मिनिस्टर, वो पता नहीं आके शहरियत पाकिस्तान के लिए। तो भाई बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, अगर आप पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो इन लोगों से बात नहीं कर सकते जिन लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को कौम ने दी। आज इमरान खान अंदर, आज हमारी माएं बहनें बेटियां, सुने ना, सनम जावेद कौन है? पंजाब की जो मैडम चीफ मिनिस्टर जाली वजीर आला बैठी है यहाँ पर, उन्होंने क्या किया? ये खुद खातून है, एक सनम जावेद, उनके ऊपर आपने, हम बार बार कहते हैं कि 9 मई बहाना था, निशाना इमरान खान और तहरीक इंसाफ थी। आपने उस बहाने में क्या किया? मैं आज 9 महीने से डॉक्टर श्री अब सनम जावेद किसी की बेटी नहीं है? सनम जावेद किसी की बेटी नहीं है क्या? आलिया हमजा किसी की बेटी नहीं है? यहां पर क्या होता है? डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी की बेटी नहीं है? यहां पर आप 4:50 पर एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं लाहौर में, फिर 4:52 पर आप प्राइवेट में दर्ज कर देते हैं। फिर उनके पास कौन सा, वो उनके पास उड़न खिलौना आ गया, को वो 007 थी, वो मियावाली में पहुंच गई। आज भी क्या हो रहा है? आज इनको अभी तक सबक नहीं आ रहा कि इनके साथ जो कुछ बहावलनगर में हुआ है, अभी भी वो कह रहे हैं जब तकड़े बंदे का पड़ा तो उनके सामने लेट गए। आज भी हम कैंपेन करने जाते हैं, हमारे घरों पे रेड हो रहे हैं। जो लोग, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये इतने कमजोर लोग हैं, ये इतने हारे हुए लोग हैं, इतने डरपोक लोग हैं, इनको पता है वहां हमारे साथ नहीं। इसलिए मुज़ाकरत करेंगे, मुज़ाकरत उनसे करेंगे जो इनको लेकर आए हैं, जिनके पास ताकत है। इनके तो पल्ले, उनसे तो लड़ाई नहीं चल रही, कर दी फिर दी, मेला मेला मेला। ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा उनसे तो लड़ाई नहीं चल रही। नकवी साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो आप कह रहे हैं, जो इनको लेकर आए हैं, उन्हीं को।
नकवी साहब हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी अपनी स्टैब्लिशमेंट है। बदकिस्मती से हो क्या रहा है आज हालत यह है, मेरी और आपकी क्या बात है, जिस मुल्क के अंदर जजेस गैर महफूज हों, वो इंसाफ के तलबगार हों। सही, दैट्स द पॉइंट। बैरिस्टर साहब आपकी बात का रिप्लाई, बसरा साहब एक मिनट रुकिए, मैं बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब एक बात तो ठीक कह रहे हैं, साहब ने एक बात जो आपकी कहना है, एक मैं जरा पूछ लूं सर थोड़ी इजाजत होवे तो मैं जवाब दे देना। मुझे बैरिस्टर अकील साहब से जवाब लेने दें, लेकिन सर मैं दस देना ना सर, एक सेकंड मैंने दे दो, इफ आई मे अच्छा मुझे जवाब लेने दें बैरिस्टर साहब। एक बात तो है, मैं शाहिदा साहबा के पास भी जाता हूं। एक बात तो है बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी के अपने लोग भी कैमरे के हट के जब बात करते हैं ना, वो भी चंद वुज़रा के ऊपर ये कहते हैं कि ये पता नहीं ये हमारे पर जलते हैं, और ये वो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अगर वज़ीर नहीं लगा सकते तो फिर हम आपसे क्या मुज़ाकरात करें। नहीं, इसमें नकवी साहब, सबसे पहले तो मेरे भाई बसरा साहब ने जो बात की, जितनी इन्होंने बातें की, मेरे ख्याल से ये 4 साल भूल गए हैं इनके दौरा हुकूमत जो था पीटीआई का, जिसमें एसी की डीसी की ट्रांसफ़र, जो इन्होंने पैसे लेके, मंथनियाँ लेके जो मामलात ये लोग सारे करते थे, वो ज़बान ज़द-ए-आम आज भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं पूरे पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में। जहाँ पे इन्होंने कैदी नंबर 804 की बात की, वो कैदी नंबर शायद ये चेक कर लें अपने रेफरेंस के लिए और क्लैरिटी के लिए कि कैदी नंबर 420 हो गया या उसका कोई आगे पीछे ही नंबर होगा। जहाँ पे ये बात करते हैं कि हमने बात करनी है उन लोगों से कि हमारे पास अगर चलें, मान लिया आप कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, मान लिए, लेकिन आप उनसे बात करना चाहते हैं जो आपसे बात करना ही नहीं चाहते, तो भाई आप तो डील और डील ही लगे हुए हैं। अडयाला जेल में बैठ के आप कहते हैं कि जी हमें डील दी जाए, वहाँ से ना तो आपको डील मिल रही है और ना ही डील मिल रही है, ना हमसे कोई डील मिलेगी ना हमसे कोई डील मिलेगी। लेकिन जहाँ पे इन्होंने बात की ख़वातीन की, सनम जावेद साहिबा की, आलिया हमजा साहिबा की, डॉक्टर यास्मीन राशिद की, और ये कहते हैं कि जी हर 7 सेकंड 007 उसके बाद मुकदमात दर्ज हो गए, तो क्या उन्होंने इंस्टिगेट नहीं किया, क्या उन्होंने एड एंड अबेट नहीं किया, क्या उनकी वीडियोस मौजूद नहीं है कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर, जो उन्होंने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की हमारी अफवाज पाकिस्तान के बारे में, और जिस तरह का उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी पूरी कौम को दिलाने की कोशिश की और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, और जिस तरह लोगों को गुमराह किया। तो बसरा साहब खुदारा ये इस तरह मत कहें कि उनकी कोई अगर कोई कल्प्रिट्स वो नहीं है। अगर 9 मई के मुकदमात में आप जो कहते हैं कि ये एलिगेशंस है और 9 मई का बहाना था, तो 9 मई वीडियोस पे मंजर आम पे आपको नजर आ रहा है, 9 मई पूरी कौम ने देखा है और पूरी कौम का सर शर्म से झुका हुआ है। तो ये बात मत करें कि 9 मई एक ड्रामा था या 9 मई को ऐसे बना के पेश कर दिया गया। लेकिन एक बात ये जो आपने की है, देखें हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम जारी और सारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर दिन रात एक कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी हम वजीर नहीं लगा सकते, कोई पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। क्या मैं किसी पोर्टफोलियो पे काम कर रहा हूं? जिसने काम करना है उसने सर फेंक के काम करना है, उस मुल्क की खिदमत करनी है। साहब, आपने जो अपनी गुफ्तगू का आगाज किया ना, उस पर मेरा भी एक सवाल है। आपने कहा कि ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स, ये बात तो बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि पैसे दे के होती थी। आपकी हुकूमत बन गई 11 अप्रैल 2022 को। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तारीख है 18 अप्रैल 2024। 2 साल और 7 दिन मुकम्मल हो चुके। तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम तो लगा, लेकिन ये जो लोग पैसे दे रहे थे पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के लिए, वो कहाँ हैं? वो ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, कहाँ चले गए? उनके खिलाफ क्यों नहीं आपने कोई कार्रवाई की कि ये 3 करोड़ रुपए देकर, इसने रिश्वत देकर तहरीक इंसाफ को पोस्टिंग ली थी और माल बनाया था, इसको हमने उल्टा टांग दिया है, इसकी नौकरी ख़त्म कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया है? एक एग्जाम्पल बताएं। देखें जी, जो पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र के लिए पैसे लेते थे, आपको पता था किसका राज था पूरे पंजाब में? एक पीरनी साहिबा थी और एक गोगी साहिबा थी। आज गोगी साहिबा किधर हैं? पीरनी साहिबा के खिलाफ एक्शन हुआ, ऑब्वियसली वो आज कहाँ पे हैं? और गोगी साहिबा वो लुटो पैसे दिए थे ट्रांसफर देखें वहाँ पे, अब उन्होंने जो पैसे जिसने लिए, कोई एक डिप्टी कमिश्नर, कोई एक डीपीओ, देखें हम वी आर एक्चुअली सीइंग दीज थिंग्स कि अब हम हुकूमत में आए हैं। आपने कहा कि उस टाइम पीडीएम का जो हुकूमत थी, 13 जमाती इत्तेहाद था, वो ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद हमने उसमें भी एक्शंस लिए। लेकिन जो दरखास्तें जो हैं, देखें अभी अंडर वे हैं, एंटी करप्शन में भी दरखास्तें ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत की तरफ से गई होंगी। मैं आता हूं बसरा साहब, आप पे भी आता हूं। शाहिदा रहमानी साहिबा जो है वो रिप्लाई करना चाह रही हैं। जी शाहिदा रहमानी साहिबा। जी
हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं शौकत बस्तर साहब, आपको याद होगा कि इन्होंने अपने दौर में क्या किया, इनके दौर के अंदर खवातीन के साथ क्या हुआ। आपको याद होगा मोहतरमा फरियान तालपुर साहिबा को किस तरीके से चांद रात को तमाम रूल्स को वायलेट करते हुए, तमाम कानून को वायलेट करते हुए बंद किया गया। हम तमाम एमएनएस को किस तरह का इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटा गया। हम भी खवातीन थे, हमको ये एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम पुरअमन तरीके से चेयरमैन साहब के साथ जाते। इन्होंने तो 9 मई के वाकयात के अंदर ना सिर्फ इन्वॉल्व हुई, हमले की तरकीब दी, तमाम वीडियोस मौजूद है, डायरेक्शंस मौजूद है, तोड़ फोड़ की मौजूद है। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि जी आप ये बताएं कि वो जो इन तरह के वाकयात में है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, अगर इस तरह की किसी तरह के वाकयात में, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। ये तो नहीं कि जी हम और जो औरतें कत्ल के इल्जाम में आम शहरी गिरफ्तार हैं या किसी और में, तो क्या फिर वो औरत है तो उनको छोड़ दिया जाए? लेकिन अगर कोई जुर्म करता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए और उसे फेस करना चाहिए। उससे सिर्फ एज ए पॉलिटिशियन अगर हम हमदर्दी ले, हाँ अगर आपने कुछ नहीं किया, आप पे झूठे और बेबुनियाद मुकदमा है, तो फौरी तौर पे बरी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास इस तरह की शवाहिद मौजूद हैं और तमाम चीजें मौजूद हैं, तो फिर आप उसमें कैसे सिंपैथी लेना चाहते हैं? सही सही। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बसरा साहब, बसरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बसरा साहब। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इस सादगी पे मर ना जाए कोई। ये दोनों पार्टियां बड़े पक्के मुंह से जब बात करते हैं ना, पूरी कौम का हादसा निकल जाता है। अंदाजा करें जो 5-5, 6-6 बारियां लेकर आए हैं। अभी बैरिस्टर साहब, हालांकि पेशे के लिहाज से बैरिस्टर है, बेचारे डिफेंड नहीं कर पा रहे और बात का जवाब ही नहीं दे सके। मैं बात कर लूं सर, मैंने विद कन्विक्शन, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको जवाब दिया है। आप इंटरप्ट तो ना करें, बात तो सुन नहीं कर रहे। मुझे पता है आप दोनों एक ही है, लेकिन बात सुन ले हमारी। तुसा वारियां लाइयां, कदे तेरी वारी कदे ओदी वारी, पर इंशाल्लाह तुम्हारी वारी भी आने वाली है अनकरीब। अच्छा, मैं ये कह रहा था अपना नकवी साहब, आप ये देखिए। अच्छा सुने, जो तुम्हारी वारी अनकरीब आनी तो सारे जेलों च होना, घबराओ ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था नकवी साहब कि आप ये अंदाजा करें कि अभी कह रहे थे बैरिस्टर साहब कि वो जी उन्होंने दिहाड़ियां लगाई। अभी बुशरा बीबी इनके पास अरेस्ट हैं, खान साहब इनके पास अरेस्ट हैं। पूरे 9 महीने गद्दार भी कह लिया, करप्ट भी कह लिया, दहशतगर्द भी कह लिया, और एंड पे क्या हुआ? और जालिमों ने कहां पे सजा दे दी, और कौम ने क्या कहा? जान अल्लाह दी वोट खानदा। और दूसरी बात, मेरे भाई उस्मान बजदार भी इधर है, वो अफसरान भी इधर हैं जिन्होंने रिश्ते दिए हैं। तो इस तरह झूठ की सियासत ना किया करें, क्योंकि दिहाड़ियां लगाना, कमीशन खाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, टीटी से लगाना, ये तो आपका पेशा है। आपको पता नहीं है? लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, फिर कैलबरी फॉन्ट आ गया, फिर कतरी लेटर आ गया। इसलिए ये वारदातें, ये लूटमार, ये करप्शन, ये इनका तुरा इम्तियाज है दोनों खानदानों का। और अब पाकिस्तान में चंद अशराफिया की हुकूमत है, चंद एलीट और क्रिमिनल एलीट लोगों की ये हुकूमत, क्योंकि है नहीं, ये कब्जा कर लिया इन्होंने कब्जा कर लिया है बंदूक के जरिए, आपने बाई हुक और बाई क्रोक, आपने जबरदस्ती के जरिए इनको यहां पर लाद दिया गया है। और अब आप देखें कि मैं छोटा सा किसान हूं नकवी साहब, आज हालत यह है, आपका किसान बेचारा, इन्होंने 3900 रुपया रेट मुकर्रर किया, उसको 2800-3000 कीमत नहीं मिल रही, बारदाना उसको नहीं मिल रहा। और ये इतनी इनकी पॉलिसियां जब भी आते हैं, दुश्मन के किसान दुश्मन पॉलिसियां, अवाम दुश्मन पॉलिसियां, उसकी वजह क्योंकि इनका अवाम से तल्लक ही नहीं है। इनको उन्होंने कहा हुआ है नहीं, लेकिन रोटी का रेट नीचे लेकर आए हैं 16 रुपए पे, नान का रेट 20 पर लेकर आए हैं अवाम के लिए। जी, इल्जाम और बहतान की सियासत, झूठ की सियासत इनका वतीरा है, और झूठ के ऊपर ही ये सारा इनकी इमारतें खड़ी हैं, और इन्होंने सारा झूठ और बहतान के ऊपर हमेशा सियासत की। जी बसरा साहब, वो जिनकी वो रोटी वाली सरकार की बात कर रहे हैं ना, जो कबूतर उड़ाने आए थे और कह रहे थे जनाब मियां साहब ने यहाँ बड़े पाकिस्तान में इनकलाब लेके आना है, पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जानी है, पेट्रोल, डीजल, मोटरवे, एयरपोर्ट, बिजली सस्ती नहीं, तंदूर पे रोटियां लगा रहे हैं और तो रोटियां तकसीम कर रहे हैं। और भाई किसको पागल बना रहे हैं, किसको पागल बना रहे हैं? सर बिजली सस्ती हुई है ना, 3 रुपए
82 पैसे या कुछ पैसे इस तरह सस्ती हुई है, ऑब्वियसली अगले माह 4 रुपए और सस्ती हो जाएगी। नहीं बैरिस्टर साहब, लेकिन इस माह जो है वो फिर 2 रुपए 83 पैसे बढ़ भी रही है। आप पेट्रोल की शायद बात कर रहे हैं, ये फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं, मैंने कहा ये जो इम्पैक्ट है, जो ईद से पहले आपने कहा कि खुशखबरी सुना दी, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, इसने हर महीने तब्दील होना, इसका हुकूमत से इस बात से सर रिलीफ है इन एनी शेप और साइज। आई थिंक रिलीफ जो है वो आवाम को मिलना चाहिए। मिल रहा है, आई एग्री, बट लाइक ये बात जब आप कहेंगे तो फिर ये अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि आपने बम गिरा दिया, फिर आप उसको एग्री करेंगे? नहीं, हम तो डॉलर और रुपी की पैरिटी के हवाले से देखिए यही बात है ना, जहां पर ऑटोमेटिकली आ रहा होता है उसको आप कहते हैं हमारा क्रेडिट है, और जहां पर हम चलिए मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अकील साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब जो है ये कौन है? सर हमारी पार्टी के वो अरकान में से हैं और पार्टी के बड़े लॉयलिस्ट हैं। जो गुफ्तगू करते हैं वो उनकी अपनी होती है या किसी और की होती है? अगर वो गुफ्तगू करते हैं पार्टी लाइन से हट के तो वो उनकी इनफरादी गुफ्तगू हो सकती है। और अभी मुझे लगता है कि आप जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने की है, देखें अगर इनफरादी तौर पे वो कोई संगीन इल्ज़ाम लगाएं तो क्या तो वो उनका इनफरादी फेल है, तो उनके ऊपर कोई तादीबी कार्रवाई, कोई शो कॉज नोटिस, कोई मना किया जाना, ऐसा कुछ किया जाना, ये तो आप लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब है कि एक तासुरी है कि टैसिट अप्रूवल है। नहीं, टैसिट अप्रूवल नहीं है उनकी तरफ से। देखें उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, जो एलिगेशन उन्होंने जिसका जिक्र किया, और जो शेखुपुरा में उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई हैपनिंग हुई है, तो उसमें उन्होंने कोई प्रूफ सामने नहीं रखा ना। उन्होंने तो सिर्फ ये बात की, उन्होंने कहा कि जी ये मैं हल्फ उठाने को तैयार हूँ, हल्फ उठाया। 90 करोड़ रुपए का अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो पहली तो बात है कि 90 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती। क्या उसकी कोई किसी बैंक अकाउंट से कोई ना कोई ऐसे होंगे, क्योंकि कैश एक ब्रीफ केस में तो नहीं आ सकती 90 करोड़ रुपया। और जहाँ तक वो अपने हल्के की हद तक अगर बात करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन पूरे बात करें तो आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट की बात करने के अलावा ये भी कहा कि 2 लोगों के हल्के में प्री पोल धांधली हुई, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का और एक मेरा हल्का। नहीं, मैं देखें जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से अगर वो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं रखते तो लीगल एवेन्यूज़ मौजूद हैं। अगर उनको इलेक्शन नताइज पे कोई ऐसी चीज़ वो समझते हैं कि उनके फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए उनके हल्के की हद तक, या कोई ग्रीवियंसेस हैं, तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जाएँ। PTI वाले भी गए में हैं, हमारी पार्टी के दीगर अरकान भी गए में हैं, उसके अलावा दीगर जमातों के भी गेम है। देखें ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हटकर ये जिस संगीन नौयत का इल्ज़ाम है, ये राय नहीं है। यानी अता तारड़ साहब आए जो पार्टी के सेक्रेटरी इतलात भी नहीं है, और मरियम औरंगजेब साहबा ने कोई गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं संजीदगी से नहीं लेता। अगर जावेद लतीफ़ साहब ने यह कहा होता कि फलां शख्स बुरा है, अच्छा नहीं है, ये राय है, यहाँ पर वो 90 करोड़ एड्रेस बता रहे हैं कि कहाँ किसको लेकिन दिए वो गए हैं। हुकूमत को अपना तो हुकूमत को इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, या पार्टी को लाताल्लुकी का इजहार नहीं करना चाहिए इस मामले से? पार्टी लीडरशिप जो है ऑब्वियसली इन स्टेटमेंट्स को देख रही है, और अता तारड़ साहब ने जाहिर बात है उन्होंने कहा कि इतना सीरियसली नहीं ले रहे। उनकी एक एलिगेशन ज़रूर है पार्टी के साथ, अगर किसी की कोई नाराज़गी है या पार्टी लीडरशिप के साथ, तो पार्टी के साथ वाबस्तगी होने के नाते उनको पार्टी लीडरशिप एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पार्टी के अंदर रह के बात करनी चाहिए, और पार्टी से बाहर मीडिया में अगर लीडरशिप बात नहीं सुने तो फिर आप आके मीडिया पे बात करें। लेकिन पार्टी लीडरशिप के साथ अगर कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात करनी है और कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, तो डेमोक्रेसी इसी का ही नाम है, जमहूरियत इसी का ही नाम है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना जो कोई इशू है वो पार्टी लीडरशिप के सामने रखें। असल में मामला यह है कि जब उसके ऊपर कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होती ना, फिर ये सवाल उठता है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। शाहिदा रहमानी साहब, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने भी 8 फरवरी के बाद ये कहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई, मैनेज किए गए, और ये जो फॉर्म 45 है, ये बसरा साहब बैठे हुए हैं, ये एक दिन मेरे पास यहीं आए जब शो के लिए स्टूडियो में, इतना बड़ा इन्होंने फोल्डर उठाया हुआ था जिसमें इन्होंने कहा कि मैं इसका फॉरेंसिक करवाने के लिए भी तैयार हूँ, यह फॉर्म 45। अब ये जो इल्ज़ामात हैं धांधली के, ये धांधली के इल्ज़ाम के तहत बनने वाली पार्लियामेंट और हुकूमत जो है, इसका मसले का हल एक ये भी है कि पीपल्स पार्टी जिस हल्के में मौजूद थी वहाँ पर आपके जो पोलिंग एजेंट हैं उसको भी फॉर्म 45 मिला होगा, तो आप क्यों नहीं फॉर्म 45 सामने रख के कहते कि ये PTI का इल्ज़ाम झूठा है, आप इनको गलत साबित कर दें। लाहौर के जो अता तारड़ साहब का ही हल्का है, बिलावल भुट्टो का, वहाँ तो आई एम श्योर कि आपके पास हर
पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट मौजूद था, आप वो फॉर्म 45 एक दफा सामने रख के इनका मुंह बंद कर दें। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये पहली मर्तबा नहीं, हम पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ है हमेशा धांधली का इल्जाम लगा, और धांधली तहफुजात हर पार्टी को होते हैं। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफुजात थे, लेकिन हमने जमहूरियत डिरेल नहीं होने दी और ना उसका हिस्सा बने। 18 में जो कुछ हुआ, सिलेक्टेड हुकूमत बनी, तमाम के तमाम उस वक्त आरटीएस सिस्टम बैठा दिया गया, इनको जिस तरीके से चाव के साथ लाड नखरे के साथ लेकर आया गया, बाकायदा ये साहब कहते थे हम एक प्लेटफॉर्म पे, उस वक्त जहाज भी भर के आते थे, आजाद उम्मीदवारों को भी तोड़ा जाता था। और फिर आपने देखा कि जो जिस तरीके से वो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, सब पूरी कौम को पता था। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने तमाम पार्टी जो कि असेंबली में आने को तैयार नहीं थी उनको राजी किया, चाहे वो PMLN हो चाहे वो JUI हो। और उसके बाद जमहूरियत को के तसलसल को रुकने नहीं दिया गया और जमहूरी अमल प्रोसेस को चलने दिया गया। 2024 के इलेक्शन में हमें भी बहुत ज्यादा तहफुजात थे, रिजर्वेशन थे, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस चल रहे हैं, और वहां हम फॉर्म 45 पेश कर रहे हैं। हम मीडिया में लाकर नहीं पेश करते, हमें पता है कि हमें किस जगह लेके जाना है, कहां से इंसाफ होगा, कहां पे जजेस बैठ के केसेस वो मीडिया पे बयानिए की जंग बना रहे हैं, तो आपको उनको काउंटर मीडिया के ऊपर ही करना चाहिए। 45 भी जमा कराए में, फॉर्म 40 तमाम किस्म के फॉर्म जमा करा के अपने केसेस को हम फेस कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी जमहूरियत के डिरेल होने का या उसके रुकने का या इस तरीके से इंतशार की सियासत नहीं करते। आज भी हम इन्हें कहते हैं आए पार्लिमान में बैठे, पार्लिमान में पहले भी तो कमेटियां बनी थी, क्या हुआ था, और अब भी कमेटियां बनने को तैयार है। हर चीज अगर धांधली के इल्जाम है तो ठीक है, अदालतें काम करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं केसेस और वहां से इंसाफ मिलेगा, इससे पहले भी हुआ। लेकिन आप इस तरह से सिर्फ इल्जाम की सियासत करें, मुल्क की सियासत को ना चलने दें, मुल्क की मईशत को ना चलने दें, मुल्क का पहिया जाम करने की साजिश करें, इंटरनेशनल इदारों में खत लिखें कि पाकिस्तान को जो है वो किसी किस्म की इमदाद ना दी जाए। तो हम पाकिस्तान है तो हमें ना पाकिस्तान के खिलाफ तो साजिश ना करें। सही। पाकिस्तान आपके अपने प्रेसिडेंट जो साबिक सदर थे आरिफ सही अलवी साहब, सही मुझे उन्होंने मुझे अपना बसरा साहब से टेक लेने दें इस पे। हमें तमाम सियासी जमातों को तमाम सही मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़े और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें। बसरा साहब, धांधली के इल्जामात, फॉर्म 45 और जावेद लतीफ साहब की गुफ्तगू, योर टेक। अच्छा नकवी साहब, एक तो आप ना दिन ब दिन शरारतें बहुत करने लगी। इनको घर वाले हुकूमत नहीं समझते, घर वाले इनको MNA MP वजीर आजम वजीर आला नहीं समझते, और आप इनको कितनी संजीदगी के साथ ना तंग करें इन बेचारों को। ये तो सियासी यतीम है, इनको पता है कि हम हारे हुए हैं, हम मेरे पे मलबा मत डालें। अच्छा अच्छा सुने जी नकवी साहब, आपको एक एक बात का पता है। अच्छा मैं कहता, पहली बात तो ये जाहिर है इन बेचारों के पल्ले कोई चीज नहीं है। अगर इनके पल्ले कोई चीज है, अगर कहते हैं कि वाकई हम हुकूमत हैं, इन्हें कहें 3 कमीशन बना दें। 9 मई वाला जुडिशल कमीशन बना दें, धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन बना दें। एक जावेद लतीफ, उसने बड़े संजीदा इल्जाम लगाए हैं स्टैब्लिशमेंट के। सिटिंग एक हमारी जो बहुत ताकतवर हमारी एजेंसी है, हमें फख्र है उस एजेंसी पे, उसके सिटिंग कर्नल को कहा है कि एक गोल्ड माफिया, एक स्मगलर ने उनको मिलकर 90 करोड़ रुपया दिया है। आप इसको छोटी बात समझ रहे हैं? तो मेरे ख्याल में तीनों कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरे भाई इनसे ये पूछें कि इन पार्टियों ने किसी ट्रिब्यूनल में अभी तक कोई पिटीशन दी है कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है? एक पिटीशन इन्होंने दाखिल नहीं की। उसकी वजह ये इन्होंने तो हुकूमत बना ली है, क्योंकि में नहीं जाते। मैं तो फिर वही कह रहा हूं आपको, यही वजह है आज जो पाकिस्तान में अफरा तफरी है, जो आने वाले दिनों में मैं हालात और खराबी की तरफ देख रहा हूं। इस वक्त लोगों को मैसेज क्या गया है? लोगों को मैसेज ये गया है कि आपकी कोई हैसियत नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं, ये अशराफिया का मुल्क है, आपने वोट डाल दिए, इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी दे दी, तो क्या हो गया? ये देखिए हमने ये कर लिया। आज क्या हो रहा है? आज ये जो डकैतियां हो रही हैं, जो मारा मारी हो रही है, ये जो पक्के के डाकू जो है, ये कच्चे के डाकू पक्के के डाकू में कोई फर्क नहीं रहा। अब पक्के के डाकू जो हैं, इन लोगों ने ये मैसेज दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जो जिसका जोर चलता है वो चलाए ना। लोग अदालतों की तरफ देख रहे हैं, लोगों ने अपनी कचहरियां लगानी शुरू कर दी हैं। इसलिए मेरे भाई अक्ल और होश के नाखून लें। ये पाकिस्तान के, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको एक एजेंडे के लिए लाया गया है, मखसूस एजेंडे के लिए। इन बेचारों को तो रात 12 बजे बता दिया गया ये आपकी
औकात है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, मियां शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, तो मुझे इज़ा नकवी साहब ये बताएं कि कौन सा हल्का जीते हुए हैं। और पता है क्या करते हैं, असेंबली में पिछले दिनों जवेद लतीफ का एक और राना सनालो का स्टेटमेंट है, मुझे इस पर जवाब लेने दे, फिर वक्त कम रह जाएगा। फिलहाल हल्का खोले, पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं होगा। मुझे अच्छा, जवाब क्या लेने कह दे रहे? बैरिस्टर साहब क्या से। कह रहे? मुझे जवाब लेने दे बैरिस्टर साहब से। ये अच्छा, मैं तो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बात कह रहा है। हूं। बैरिस्टर साहब, आप तर्जुमान हैं कानून। जी बसरा साहब कंप्लीट कर लें। इन्हां ਨੂੰ जवाब ही समझो, इन्हां दे पल्ले की बेचारे ने क्यों बैरिस्टर साहब की नौकरी जड़ी है वो खतरे च पांडे, वो बेचारे आ सही, जाते हैं। सही। वो आपका क्या ख्याल है कि वो ठीक है। तर्जुमान असल वाले हैं? ठीक है बैरिस्टर साहब, बात फॉर्म 45 पाकिस्तान, आप कानूनी अमूर के ऊपर तर्जुमान हैं, कानूनी और आईनी अमूर पर। पाकिस्तान का एक कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, उसकी गालिबन सेक्शन 93 है जो ये कहती है कि इलेक्शन हो जाने के 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट के ऊपर शाया करने। ये फॉर्म 45 उसी कानून के तहत है। एक मुल्क की तर्जुमान जो हुकूमत का तर्जुमान है कानूनी अमूर का, वो कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या कहेगा? देखिए नकवी साहब, सबसे पहली तो बात है कि आपकी भी मैं थोड़ी सी याद दहानी इसमें करवा दूं कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे, जब RTS RMS को बैठाया गया था, तो 29 दिन, आज भी अखबारी तराशे उठा के देखें, 29 दिन का डिले था। आपने तो 14 दिन का जिक्र किया, बाय लॉ 14 दिन डेफिनेटली होना चाहिए। और अगर उस वक्त हमने उसको क्रिटिसाइज किया था, तो आज तो इसको क्रिटिसाइज करेंगे। मैं अभी भी कहता हूं कि लॉ सब पे एप्लीकेबल, उसकी सिमिलर एप्लीकेबिलिटी होती है। ये नहीं हो सकता कि 2018 में ये आज हमें कह रहे हैं कि 2024 में डिले से हुए हैं या उस इदारे को, बिकॉज ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी कोई शॉर्टकमिंग्स हैं तो वो डेफिनेटली इनको रेलेवेंट फोरम्स पे उसको लेके जाना चाहिए। अगर देखें अगर कानून के मुताबिक कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम नहीं किया तो उसको डेफिनेटली ये अवाम में भी लेके आएँ, ये कोर्ट्स में भी लेके जाएं, बताएं। हम तो उस टाइम भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, आप आज भी उठा के देखें कि उस टाइम पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे कहा और अखबारी तराशे सामने रखे, और पूरे हमने भी फॉर्म 45 सामने रखे कि जिस तरह की इंजीनियरिंग, जिस तरह की इनको गोदों में बैठा के लाया गया था। तो ये आज ये हमें इस चीज़ के ताने मत दें, आज हमें ये ना बताएं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मुझे जो क्लोजिंग के लिए 30 सेकंड्स हैं वो मैं बाकी दो पार्टिसिपेंट्स के दे रहा हूं। 15 सेकंड्स ईच, योर टेक। बसरा साहब 15 सेकंड। पहली बात तो इन्हें कहें मोहसिन नकवी साहब से पूछ के स्टेटमेंट दिया करो। और दूसरी बात, जो लंदन प्लान था, मैंने उनसे क्यों ये पूछना तो है? इमरान खान साहब खुद सही इमरान खान साहब खुद मैं कहता इन्हें कहें कि जो ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा। जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि बसरा साहब जिस अंदाज से बात करते हैं, उनको पॉलिटिकल वर्कर रह चुके हैं, इन्हें पॉलिटिकल अंदाज अपनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जिस तरीके से जनरल फैज की मदद से और उनके इशारों पे इजलास चलता था, उनकी इजाजत से ये ले लेके फैसले क्या करते थे, शायद देखें वो फिर ताना आ गया ना, वक्त खत्म हो गया कि फिर जनरल फैज के बारे में बात करते हैं, वो कमीशन भी आ गई, उस पे भी हुकूमत जो है वो डिवाइडेड है। हुकूमत का मौक़िफ़, पार्टी का मौक़िफ़ और है। वक्त खत्म हो गया। शाहिदा रहमानी साहिबा, शौकत बसरा साहब और बैरिस्टर अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।